आप सभी को सुप्रभात। आज का टॉपिक है सल्तनत कालीन कृषि एवं उद्योग, जो कि एमए तृतीय सेमेस्टर का तीसरा प्रश्न पत्र सल्तनत कालीन आर्थिक और प्रशासनिक व्यवस्था, इसके अंतर्गत यह 5 यूनिट का अंतिम टॉपिक से संबंधित है। इसके तहत हम देखेंगे कि सल्तनत काल में कृषि की व्यवस्था कैसी थी और उनकी उद्योग प्रणाली कैसी थी। अगर हम बात करें कृषि की, तो मध्यकाल में एक कहावत प्रचलित है। वह कहावत है, उत्तम खेती, मध्यम बान, अधम चाकरी, भीख निदान। यह कथन का आधार होता है, अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार माना गया है कृषि, और यह कथन इसी पर आधारित है। कौन सा कथन है? उत्तम खेती, मध्यम बान, अधम चाकरी, भीख निदान। यह कथन मध्यकाल में अर्थात सल्तनत काल में यह कथन प्रचलित है। उत्तम खेती, मध्यम बान, अधम चाकरी, भीख निदान। अतः इससे तात्पर्य है कि उस समय का अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार था वो क्या था? कृषि था। अगर हम कहें तुर्क अफगान आक्रमण के समय भारत की स्थिति कैसी थी? तुर्क अफगान आक्रमण के समय स्थिति, तो इस समय जो है भारतवर्ष अत्यंत समृद्धशाली और धन धान्य से परिपूर्ण था। अत्यंत समृद्धशाली और धन धान्य से परिपूर्ण था। इसलिए यह देश सोने का चिड़िया कहलाता था। आप सभी को पता है कि भारत की संपन्नता से आकर्षित होकर अनेक विदेशी आक्रमणकारियों ने इस देश पर आक्रमण किया। उन्होंने इस देश को भरपूर लूटा। इसके बावजूद भी देश संपन्नशाली बना रहा। दिल्ली सुल्तानों और सामंतों का अति विलासपूर्ण जीवन इसका प्रमाण है, जो हमें देखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है। विदेशी आक्रमणों के बावजूद भी उत्पादन के प्रमुख साधन जो थे वो नष्ट नहीं हुए थे, और जो देश का आर्थिक ढांचा जो था वो टूटा नहीं था और न ही चरमराया था। अपितु सल्तनत कालीन अर्थव्यवस्था का मुख्यतः कृषि, लघु उद्योग धंधे, वाणिज्य और व्यापार पर निर्भर थी। मुख्यतः या प्रमुख आधार
कृषि का, तो क्या था? तो यहाँ पर हम देखते हैं कृषि, यहाँ पर इसको कृषि ना करके अर्थव्यवस्था भी जोड़ सकते हैं। अर्थव्यवस्था, कृषि, लघु उद्योग, वाणिज्य और व्यापार, इस पर निर्भर थी। इसी पर एक कथन मुझे याद आया है इब्न बतूता का। इब्न बतूता दिल्ली को संसार का सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी बताया है, क्योंकि देश संपन्न था और उसके अनुसार भारत में सभी विदेशी व्यापारी को खुरासानी भी कहा जाता था। आगे उसके बारे में चर्चा करेंगे जब जब जहाँ जहाँ जो चीज़ आते जाएगा, ठीक है। तो इसके अंतर्गत हम सर्वप्रथम पहला हम देखेंगे कृषि। तो कृषि के अंतर्गत हम उत्पादन प्रणाली, उत्पादन अर्थात अगर मध्यकालीन अर्थतंत्र का मुख्य आधार और जीविकोपार्जन की बात अगर करें तो है उत्पादन। और उस समय जो भूमि थी वह अत्यंत उपजाऊ थी और वर्षा पर्याप्त मात्रा में होती थी और प्रचुर मात्रा में भी अनाज का उत्पादन होता था। खेती के संसाधनों के तरीके अलग अलग नहीं होते थे, बल्कि उन फसलों के आधार पर उनके तरीके निर्धारित हुआ करती थी। यहाँ पर उत्पादन के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो इब्न बतूता, आप लोगों को पता है इब्न बतूता मोरक्को यात्री था और यह 1333 में भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। तो इब्न बतूता कहता है भूमि अत्यंत उपजाऊ थी, भूमि अत्यंत उपजाऊ थी। वर्ष में 2 बार फसल होता था। वर्ष में 2 बार फसल, साथ ही साथ इसके आधार पर खरीफ फसलों का भी वर्णन किया गया है। खरीफ और रबी फसल, 2 फसल होते हैं, खरीफ और रबी फसल। तो खरीफ फसल में खरीफ फसल की अगर बात करें तो खरीफ फसल में आपका आता है चावल, बाजरा, नील, गन्ना, उड़द, मूंग आदि। ये सारे खरीफ फसलों के अंतर्गत पैदा होती थी या उत्पन्न किया जाता था। रबी फसल, रबी फसल में हम देखें तो आता है गेहूं, चना, जौ, तिलहन,
ये आदि जो है फसल उगाते थे। खरीफ फसल जो कि बरसात के समय हुआ होता था अक्सर। और यहाँ पर हम देखें चावल 6 माह का फसल होता है। गन्ना ये एक प्रकार की व्यावसायिक है, नगदी फसल के अंतर्गत आता है। रबी फसल जो कि धान कटने के पश्चात गर्मी के मौसम में या ठंड के मौसम में लगाया जाने वाला फसल होता है। तो इस तरह से सल्तनत काल में हमें कृषि व्यवस्था देखने को मिलती है और यह फसल होते हैं। ठीक इसी आधार पर अगर हम बात करें, डॉक्टर आशीर्वादी लाल के अनुसार इन्होंने कहा है, किसानों के परिश्रम से इतना अनाज उत्पन्न होता था कि वह न केवल देश की आवश्यकताओं की पूर्ति ही करता था बल्कि बाहर भी भेजा जाता था। ठीक है, किसने कहा है? डॉक्टर आशीर्वादी लाल के अनुसार। कथन, क्या क्या कथन है देख लेते हैं। किसानों के परिश्रम इतना अनाज उत्पन्न होता था कि वह न केवल देश की आवश्यकताओं की पूर्ति ही करता था बल्कि बाहर भी भेजा जाता था। देखिए, यह कथन डॉक्टर आशीर्वादी लाल के अनुसार है। ठीक है, इन्होंने कहा है, किसानों के परिश्रम से इतना अनाज उत्पन्न हो जाता था कि वह न केवल देश की आवश्यकताओं की ही पूर्ति करता था बल्कि उस अनाज को बाहर भी भेजा जाता था। इससे ये पता चलता है कि व्यापारिक व्यवस्था भी कितनी अच्छी थी, अर्थात आयात और निर्यात की भी पद्धति थी। जो उत्पादन में ज़्यादा होता था उनका निर्यात भी किया जाता था। ये आपके डॉक्टर आशीर्वादी लाल के अनुसार है। डॉक्टर आशीर्वादी लाल के अनुसार। ठीक है, इसके अनुसार अगर आप बात करें, एक है के.एम. अशरफ, वो भी कहते हैं, घरेलू कार्यों और शिल्प कार्यों में लगे हुए लोगों को छोड़कर अन्य सब खेती ही करते थे। उस समय प्रचलित कृषि पद्धति के बारे में कोई विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं है, किंतु संभवतः वह अनाज की पद्धति से भिन्न नहीं थी। देश की कृषि संबंधी पैदावार तंबाकू, चाय, कॉफ़ी एवं नव प्रचलित खेती और जूट की विस्तृत फसल को छोड़कर आज की पैदावार से भिन्न नहीं रही होगी, ऐसा हमें के.एम. अशरफ कहते हैं। साथ ही साथ दालें, गेहूँ, जौर, बाजरे, मटर, चावल, तिल, गन्ना, कपास मुख्य फसलें थीं। मुख्य फसल में अगर बात करें,
तो लिख सकते हैं दालें, गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, मटर, चावल, तिल, गन्ना और आपका आता है कपास। ये क्या थे? मुख्य फसलें थी। कड़ा और मानिकपुर का जो क्षेत्र था वो अत्यंत ही उपजाऊ था। कड़ा और मानिकपुर, ये वही है ना, अलाउद्दीन खिलजी के समय हम पढ़ते हैं। क्या था? अत्यंत उपजाऊ था यह क्षेत्र। साथ ही साथ यहाँ अच्छी किस्म की चावल भी पैदा होती थी, गन्ना भी और गेहूं भी होता था। ठीक है। दूसरा बात अगर करें तो जो क्षेत्र आता है आपका हिसार और फिरोजाबाद, हिसार और फिरोजाबाद, यह जो क्षेत्र था यह सिंचित क्षेत्र था। अर्थात हम ये कह सकते हैं यहाँ सिंचाई की व्यवस्था थी और यहाँ पर दाल, गन्ना और गेहूं के लिए उपयुक्त माना जाता था। यमुना की मैदान, यमुना का मैदान, यमुना का मैदान, यहाँ पर नील पैदा की जाती थी, नील की खेती। ठीक है, ये बात कर देते हैं हम, ये सिंचित क्षेत्र था। कौन सा क्षेत्र था? सिंचित क्षेत्र, अर्थात सिंचाई की व्यवस्था थी यहाँ पर। उसके पश्चात जो है बंगाल, अगर बात करें बंगाल का जो क्षेत्र था, बंगाल का क्षेत्र, यहाँ पर कपास, गन्ना, अदरक, मिर्च आदि की खेती की जाती थी। इसी में अगर हम देखें अब्दुल रज्जाक, पेज और बारबोसा, ये जो है विजयनगर का वर्णन करते हैं। कौन? विजयनगर। कौन कौन से यात्री हैं आपके आते हैं? अब्दुल रज्जाक, पेज और बारबोसा। ये जो है किसका वर्णन किए हैं? विजयनगर साम्राज्य का। और इनके कथनानुसार विजयनगर जो साम्राज्य था वो अत्यंत ही उपजाऊ था। विजयनगर साम्राज्य, इसका वर्णन उन्होंने किया है और लिखते हैं कि बहमनी राज्य के किसान जमीन को अच्छी तरह जुताई करते थे, ऐसा बारबोसा कहता है। ठीक है, जमीन की गहरी जुताई। जमीन की गहरी जुताई करते थे, ऐसा कौन कहता है? बारबोसा। कहाँ का? बहमनी राज्य।
जिनके संस्थापक थे हसन गंगू। और इब्न बतूता, इन्होंने भी जो है मालवा क्षेत्र का उल्लेख किया है। ठीक है, मालवा मालवा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ का वर्णन किया है इब्न बतूता, और बताया है गेहूं और पान, ये दो क्षेत्र के लिए जो है क्या था, फेमस था खेती के लिए, और अधिकता में भी ज़्यादा था। इसका वर्णन करता है इब्न बतूता। तो इस तरह से अगर हम देखें तो सल्तनत काल के आर्थिक जीवन का मुख्य आधार कृषि बताया गया है, जिसके अंतर्गत हमने देखा उत्पादन व्यवस्था या उत्पादन प्रणाली, जिसमें इब्न बतूता ने रबी खरीफ फसलों का वर्णन किया है, कुछ प्रमुख फसलों के बारे में भी बताया है, कौन कौन से क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों के बारे में भी हमें वर्णन मिलता है। तो इस तरह से सल्तनत काल में कृषि व्यवस्था अच्छी थी, ये हमें जानने को मिलता है। तो इस तरह से ये आज का छोटा सा टॉपिक, और अगला टॉपिक जिसके अंतर्गत हम बहुत सारे टॉपिक देखेंगे, इसी के अंतर्गत कृषि के अंतर्गत ही आपका टॉपिक आएगा, आपका फल फूल से संबंधित कौन कौन सी खेतियाँ होती थी, पशुपालन जो कि मुख्य आधार था इसके बारे में भी वर्णन करेंगे, सिंचाई के साधन कौन कौन से थे इसका भी वर्णन करेंगे, और दिल्ली सुल्तानों के द्वारा कृषि की नीति, कृषि के प्रति क्या क्या नीति अपनाए थे और उस समय कृषि की दशा कैसी थी, इन चीज़ों का हम अगले क्लास में वर्णन करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।